हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका BSDLA 136 का है, हिंदी भाषा लेखन कौशल। इसके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके, क्योंकि जो ब्लॉक 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ब्लॉक 2 यानी खंड 2 रह गया है, लेखन कौशल। तो चलिए आइए, आज की वीडियो में हम लेखन कौशल में जो यूनिट 6 है वो ले लेते हैं, प्रभावी लेखन के गुण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है क्योंकि लेखन के लिखने के गुण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, आप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालू उसका इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है ना। तो प्रभावी लेखन के गुण में प्रभावी लेखन क्या होता है हम ये जानेंगे। फिर उसके विषय के स्तर कौन कौन से होते हैं, शिल्प के स्तर में भाषा का अधिकार, शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अलंकारिकता, क्योंकि ये इसके प्रभावी लेखन के गुण आते हैं, विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि जब आप कोई चीज लिखते हैं तो किन किन विशेषताओं का, किन किन गुण का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो 6.4 है प्रभावी लेखन के गुण और विशेषताएं, वो आ जाता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रभावी लेखन है क्या, प्रभावी लेखन का मतलब क्या होता है, तो किसे हम मानते हैं कि प्रभावी लेखन है और किसे नहीं मानते हैं। ठीक है ना, कि प्रभावी लेखन से संबंधित क्या है, किसे हम कह सकते हैं कि जो लेखन है वो प्रभावी है। ठीक है ना, और कैसे उसको लिखना चाहिए, कैसे हम इसको सीख सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। ठीक है, तो लेखन पाठक को प्रभावित करे, जो लेखन लेखन यानी कि जो लेख आप पढ़ते हैं, जो राइटिंग आप पढ़ते हैं, जो लिखी हुई चीजें हैं जो आप पढ़ते हैं, वो पाठक को प्रभावित करे, अर्थात जिस लेखन को पढ़कर पाठक पर अपेक्षित प्रभाव पड़े, वह भावाकुल हो उठे, सोचने लगे, हंसने लगे, रोने लगे, यहां तक कि उस लेखन को पढ़कर वह पहले जैसा इंसान न रहकर कुछ अलग किस्म का इंसान महसूस करने लगे, तो जिंदगी में उसे नई राह या नई रोशनी दिखाई देने लगे, तो इसे कहते हैं प्रभावी लेखन। ठीक है ना, यानी कि ऐसा लेखन जिसे पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नया सोचने को मजबूर हो जाएं, या आप मान लीजिए कोई कहानी है तो आप पढ़ के, कॉमेडी है तो हंसने लगे, या फिर मर्म स्पर्शी जिसको बोलते हैं तो आप रोने लगे। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ अलग आपके मन में विचार आते हैं, कुछ ना कुछ आप अलग उसको पढ़ने के बाद करने की सोचते हैं, आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है, आपको नई रोशनी दिखाई देती है, नए थॉट्स आपके मन में आते हैं, वो प्रभावी लेखन कहलाता है। ठीक है, नींद आ रही हो तो प्रभावी लेखन आदमी की नींद उड़ा दे सकता है, ये होता है प्रभावी लेखन, वन लाइन में हम कह सकते हैं। ठीक है, कि नींद यदि आ रही हो तो उसको पढ़ने के बाद आपकी नींद चली जाए, और जबकि दूसरी ओर कुछ लेखन ऐसे होते हैं जिसे रात में सोते समय इसलिए पढ़ा जाता है कि नींद आ सके। तो ये डिफरेंसेस, ये अंतर होते हैं प्रभावी लेखन में, और जिस ऐसे प्रभावी लेखन जो मतलब प्रभावी लेखन नहीं बन सकते। तो प्रभावी लेखन का मतलब जिसे पढ़ने के बाद नींद चली जाए, और अप्रभावी लेखन जिससे नींद आ जाए। ठीक है, तो नींद आने वाला लाने वाला लेखक अनिवार्यतः अप्रभावी लेखक नहीं होता है, उसकी लोरी की क्षमता भी हो सकती है जिससे नींद आ जाए, अर्थात वह नींद ला सकने का प्रभावी लेखन भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जिससे नींद आ जाए तो वो अप्रभावी के अंतर्गत आएगा। जैसा अभी इसमें लोरी की बात कही, मैं कह देती हूँ सब्जेक्ट की बुक की बात कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप कहते हो यार चलो कुछ पढ़ लेते हैं जिससे मुझे नींद आ जाए, तो वो अप्रभावी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रभावी है और इसीलिए उसको देखने सुनने के बाद आपको नींद आ रही है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा लेखन भी होता है जो इतना उबाऊ हो कि उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। कई बार लोग रात को सोने से पहले ऐसे दुराऊ किताब पत्रिका उठा लेते हैं। ठीक है, जिनको नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ती है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रभावी लेखन क्या है। तो इन सारी बातों से क्या मतलब निकला कि प्रभावी लेखन की मुख्य विशेषता पाठकों को उसके सोचने समझने के तरीके में, उसके संस्कारों को, उसकी बुद्धि को, उसके हृदय को गहरे में जाकर प्रभावित करती है। यानी जब भी कोई आप लेखन पढ़ते हैं, जब भी कोई आप लेख पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आपके सोचने समझने के तरीके को बदल दे, आपके संस्कार को बदल दे, बदलने का मतलब अच्छे संस्कार आ जाए, आपकी बुद्धि, आपके माइंड को चेंज कर दे, और आपके हृदय में, आपके दिल में जाके वो बात बैठ जाए, और अच्छे रूप में, अच्छे के रूप में, बुरे रूप में नहीं, अच्छे रूप में, तो वो प्रभावी लेखन कहलाता है। ठीक है,
तो इसकी एक सरल परिभाषा हम बना सकते हैं इतना कुछ पढ़ने के बाद कि प्रभावी लेखन वह लेखन है जिसे पढ़कर पाठक का मस्तिष्क झकझोरा जाए, उसका हृदय द्रवित हो जाए और उसके संस्कारों में उद्दलन होने लगे और पाठक उस रचना के पाठन के बाद जीवन को समस्याओं के नई दृष्टि से नई रोशनी से ग्रहण कर देखने समझने लगे। मोटिवेशनल स्पीच जो होती है जनरली हम लोग यही देखते हैं, उसमें जब कोई मोटिवेशनल स्पीच वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, सुनते हैं, तो अचानक एक पल के लिए हम में जोश आ जाता है, ठीक है ना, हमको लगता है बहुत कुछ बदल गया, हमारी जो थिंकिंग होती है, जो नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव में बदल जाती है। तो ये क्या है, ये एक प्रभावी लेखन होता है। एक वहां पे क्योंकि लेख यदि होता है, आप पढ़ रहे हैं तो, या कोई वक्ता बोल रहा है तो यहाँ पे लेख की बात चल रही, तो अगर यदि आप मोटिवेशनल लेख पढ़ते हैं यहाँ पर, तो उसका भी इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है और आपको एक नई राय मिलती है, नई जिंदगी जीने की राय मिलती है, आपके मन में एक चाय जगती है। तो ये सब प्रभावी लेखन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये प्रभावी लेखन की अवधारणा में इतना काफी है, इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता को दो स्तरों पर पहचाना जा सकता है, जैसे विषय के स्तर, अर्थात लेखक किस विषय को लेखन में प्रस्तुत करना चाहता है, तो विषय का स्तर हो गया, और दूसरा शिल्प के स्तर पर, अर्थात जिस विषय को लेखक ने अपने लेखन के लिए चुना है उसके प्रस्तुत के लिए किन शिल्पगत विधियों को उसमें प्रयुक्त किया गया है। तो प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता यानी प्रभावी लेखन को दो स्तरों पर पहचाना जाएगा, पहला विषय के स्तर पर, दूसरा शिल्प के स्तर पर। विषय के स्तर का मतलब होता है कि लेखक जो लेख प्रस्तुत करना चाह रहा है उसका विषय क्या होगा, और शिल्प के अंतर का मतलब होता है कि जो उसने विषय चुना है उसकी शिल्प यानी जो प्रस्तुत करेगा तो उसका शिल्पगत विधि क्या होगी, किस शिल्प में वो लिखेगा, ठीक है। तो विषय और शिल्प में सामंजस्य है या नहीं, इस बात पर भी लेखन की प्रभाव क्षमता काफी निर्भर करती है। प्रभावी लेखन विषय के स्तर पर, अब विषय के स्तर पर देख लेते हैं, ठीक है ना। किसी अंग्रेजी लेखक से किसी ने पूछा कि प्रभावी रचना का मूल मंत्र क्या है। उसने उत्तर दिया, किसी विषय पर अच्छी तरह और स्पष्ट विचार करने का ही प्रभावी रचना प्रस्तुत होती है। तो प्रभावी लेखन में विषय के स्तर पर पहली आवश्यकता विषय संबंधी लेखक की स्पष्ट समझ होनी चाहिए, यानी जो सब्जेक्ट ले रहा है उसमें उसको नॉलेज होना चाहिए, वो क्या लिख रहा है, उसके अंदर क्या लिखेगा, उसको पढ़ने के बाद पाठक की रुचि जगनी चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा एक विषय उसको लेना चाहिए। तो जो विषय लेखक के मानस के जितना यानी कि दिल के दिमाग के जितना करीब होगा, जिस पर लेखक लगातार विचार करता रहेगा और उसी से लेखक का घनिष्ठ संबंध बनेगा, ठीक है ना, ओके। और उस विषय पर लिखने में लेखक का आत्मविश्वास अधिक होगा। तो अतः प्रभावी लेखन के लिए लिखने से पहले रचना में प्रस्तुत किए जाने वाले विषय की सभी बातों को लेखक को अच्छी तरह मन में बसा लेना चाहिए कि हमें क्या क्या इसमें लिखने हैं, किस तरह से लिखना, कौन कौन से पात्र रखने हैं, ये सभी चीजें इसमें जो लेखक होता है लिखने के पहले उसको एक मंथन करना होता है, मनन करना होता है, ठीक है ना, ओके। जिस विषय पर लेखक को स्पष्टता प्राप्त होती है उसे वो सुचारू ढंग से लेखन में प्रतिपादित कर देता है, और विषय पर पर्याप्त अध्ययन मनन करके लेखक को कलम उठानी चाहिए। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप दे सकते हैं, महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास जंगल के दावेदार की रचना के लिए और अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास नाच्यो बहुत गोपाल की रचना से पहले अपने विषय संबंधी सामग्री का गहन व सांगोपांग अध्ययन किया था, बहुत जटिल अध्ययन किया था, और उसके बाद उन्होंने इसकी रचना की थी। तो जब किसी चीज का हमें नॉलेज हो नहीं है तो उसका हमें अध्ययन करना होगा, उसको अच्छे से परखना होगा, जांचना होगा, अंदर तह तक जाना होगा, तब जाके हम कहीं उसका विषय, उस विषय पे हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके, राइट। तो ये हो गया विषय के अंतर्गत। प्रभावी लेखन से क्या समझते हैं, सबसे शुरू में हमने यही चीज पढ़ी थी, ठीक है ना, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं साहित्य के संदर्भ में विषय को विषय वस्तु या प्लाट भी कह दिया जाता है। तो प्लाट, अभी एक क्वेश्चन नीचे आता है ना, प्लाट कायदे से कथा वस्तु का पर्याय है, ठीक है, लेकिन विषय वस्तु रचना के अंतर वस्तु के रूप में भी परिभाषित कर दी जाती है। अर्थात लेखक पहले अपनी रचना के अंतर वस्तु का मनन करता है, फिर उस अंतर वस्तु के लिए उपयुक्त रूप से शिल्प या रचना कौशल की तलाश करता है। तो कहा तो यह भी जाता है कि रचना के अंतर वस्तु अपने उपयुक्त रूप या शिल्प स्वाभाविक रूप से चुन ली जाती है, वही प्लाट कहलाता है, यानी विषय। तो जो एक क्वेश्चन यहाँ पे प्लाट क्या है, तो विषय से संबंधित है, ठीक है ना, ओके। चलिए, प्रभावी लेखन शिल्प के स्तर पर, शिल्प वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि शिल्प में भाषा आती है, शैली आती है, व्याकरण आता है, सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना, ओके।
तो बात को कहने का ढंग जो होता है वो कैसा होता है, क्योंकि कोई भी लेखक यदि लिखता है और वो लिखता है तो विषय या मतों को लेखन में सब कुछ मान लेता है, लेकिन वो बात को कहने का ढंग उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि बात ठीक ढंग से, प्रभावी ढंग से नहीं की जाएगी तो बात बड़ी होकर भी बेकार हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बात बहुत छोटी है और उसको बहुत बड़ी बात है, उसको किसी छोटे ढंग से कह दिया गया तो भी हम कैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत छोटी बात है, उसको कहने का स्तर, कहने का ढंग, लिखने की शैली यदि अच्छी है तो वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है ना। जिस तरह से फिल्मों में डायलॉग बोले जाते हैं, एक दो लाइन के होते, कुछ सेंटेंस के होते हैं, वो इतने अच्छी तरीके से बोले जाते हैं, इतने अच्छी तरीके से लिखे जाते हैं, इस शैली में लिखे जाते हैं कि वो हमें अच्छे लगते हैं, हम तालियां बजाते हैं और हम वो याद भी रखते हैं, ठीक है ना। तो अपने लेखक में रचना कौशल अर्थात अपने विचार या भाव को किस तरह से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जाए इसकी जरूरत होती है, और रचना कौशल सीखना पड़ता है, इसे अभ्यास और परिश्रम द्वारा साधा जाता है, ठीक है। तो रचना कौशल के अंतर्गत कई पक्ष आ जाते हैं। रचना कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं या उसे कितने तरह होते हैं, कितने प्रकार की रचना कौशल होती है। तो भाषा पर अधिकार, सबसे पहले किसी लेखक का भाषा पर अधिकार होना बहुत जरूरी होता है। शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर आप पढ़िएगा इनको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा एक, ठीक है। तो जैसे भाषा पर अधिकार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जब लेखक कोई चीज लिखता है तो वो क्या करता है, वो अपने मन के विचारों को ही तो बाहर लाता है ना। अपने मन के विचारों को लेखन के माध्यम से, लिखने के माध्यम से वो बाहर लाता है, कलम के माध्यम से बाहर लाता है। उस पर भाषा पर उसे अधिकार होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर भाषा का मतलब होता है कि बहुत सारी लैंग्वेज होती, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, मैथिली हो गई, उर्दू हो गई, ब्रज हो गया, ठीक है, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सभी तरह की लैंग्वेज यहाँ पर होती हैं। तो जो लेखक होता है, मान लीजिए वो हिंदी जानता है, तो वो अपने हिंदी के पाठकों तक ही अपनी भाषा को, अपने भाषा के माध्यम से सिर्फ हिंदी वालों तक वो चीज पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी का मतलब होता है खड़ी बोली, जो कि बहुत लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए लेखन के विषय के अनुसार भाषा पर अधिकार होना चाहिए। यदि आप अवध के हैं, यदि आप गुजराती हैं और गुजराती भाषा में लिखेंगे तो आपको हर एक भाषा का अर्थ आपको वहां पता है, तो बहुत अच्छे से लेखन कर सकते हैं। लेकिन कोई हिंदी वाले यदि गुजराती की कोई एक दो भाषा उठा ले तो यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि उससे नहीं पता है, गहन अध्ययन उसको नहीं है गुजराती या पंजाबी भाषा का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भाषा हो तो वहां पर लेखक को उस पर पूरा हक, पूरा अधिकार होना चाहिए कि उस भाषा के बारे में वो सब कुछ जानता हो, ठीक है। तो ये भाषा पर अधिकार हो गया, ठीक है। फिर शब्दावली, लेखक की शब्दावली जितनी समृद्ध होगी उतनी अधिक प्रभाव क्षमता पर वह अपनी रचना में ला सकती है। शब्दावली ही समृद्धशाली होती है। लेखक को अपने शब्दावली के शब्दों के अर्थ, सूक्ष्म छायाओं पर समुचित ज्ञान होना चाहिए। शब्दावली, अब मान लीजिए किसी चीज को लिखा गया और जिसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, कि शब्द तो लिख दिया गया, हिंदी है, हिंदी में किसी खड़ी बोली में किसी बघेलखंडी शब्द का यूज कर लिया गया, क्योंकि हिंदी खड़ी बोली होती है, वहां बघेलखंडी शब्द का यूज कर लिया गया, तो कैसे पता चलेगा खड़ी हिंदी वाले को कि बघेलखंडी शब्द का मतलब क्या होता है। तो शब्दावली का विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और जैसे अनेक अर्थ वाले, कई अर्थ वाले शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन हर एक शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर शब्दावली का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। वाक्य विन्यास, लेखक की रचना में वाक्यों की बनावट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विचार चाहे जितने भी अच्छे, उत्तम हो, यदि उन्हें अटपटे वाक्यों में प्रस्तुत किया जाए तो वे कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि लेखक अपने लेखन में वाक्य विन्यास के प्रति सचेत हो, ठीक है। जटिल वाक्य विन्यास यानी वाक्य बनाने से वो बचे, जितना सरल वाक्य विन्यास बनाएगा लोगों की समझ में उतना आएगा, ठीक है। अनावश्यक वाक्य विस्तार से भी बचना चाहिए, ठीक है। वाक्य में अस्पष्टता, भद्दापन, आक्रामकता जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। छोटे सुगठित वाक्य सुंदर और प्रभावशाली होते हैं, ठीक है ना। और साहित्यिक रचनाओं में जनरली प्रयोग भी किए जाते हैं। तो एक जो कुशल लेखक होता है वो जानते हैं कि कहां पर साधारण और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, और रचना का सौंदर्य अधिकांशतः यथासाध्य वाक्य विन्यास, शब्द योजना वाक्यों में ही होती है। तो सबसे अच्छा वाक्य वही समझा जाता है जिसमें ना तो एक भी शब्द घटाने या बढ़ाने की जरूरत पड़े और ना ही वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के क्रम को जरा भी बदलने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। शुद्ध और अच्छे वाक्यों में शब्द भी इधर उधर कर दिए जाए तो उसका आशय ही बदल जाता है। तो यहाँ पे वाक्य विन्यास भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फिर शैली का अर्थ क्या होता है, ढंग होता है।
तो जिस ढंग से कोई लेखक अपनी बात कहता है उसी ढंग से उसकी विशिष्ट पहचान बनती है। एक ही बात को दो दो लेखक अलग अलग ढंग से जब कहते हैं तो तो उससे यह बात निकलती है कि लेखक अपनी शैली से पहचाना जाता है, ठीक है ना। जैसे जिस धस से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जा की तो कोई बात नहीं। ये फैज अहमद फैज का एक शेर था। मतलब शहीद मकतल पर अपनी जिस साख धस से जाता है वह उसकी विशिष्टता बन जाती है। और यही चीज लेखन के संबंध में भी कही जाती है, ठीक है ना, कि बहुत सारे लेखक होते हैं, हजारों लेखक होते हैं, लेकिन कुछ ही लेखक ऐसे होते हैं जो अपनी शैली की विशिष्टता से अलग नजर आते हैं। उनके लिखने का, उनके कहने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है और साहित्य का सारा सौंदर्य शैली पर ही टिका होता है, ठीक है ना। इसलिए अंग्रेजी कवि पोप ने कहा है कि शैली हमारे विचारों की वेशभूषा है। और विचार के साथ साथ में आप कह सकते हैं कि शैली लेखन की वेशभूषा है, लेखन का अलंकार है, ठीक है। तो शैली में भाषा, अर्थ, भाव, शब्द आज सभी आ जाते हैं और इसी में छंद व अलंकार का प्रयोग भी होता है, ठीक है। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? सजाना। तो अलंकार के माध्यम से भाषा शैली को सजाया जाता है, ठीक है, ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्ति का समुचित प्रयोग। तो भाषा में सौंदर्य लाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग के लिए लेखन में अवसर अक्सर आते रहते हैं और इनका प्रयोग लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। ओके अगर मान लीजिए इसका उपयोग बिना किसी संदर्भ के रख दिया जाए, कोई मतलब नहीं है, और वहां पे मुहावरे या लोकोक्तियां रख दी गई तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो रहा है, मान लीजिए कि कोई झूठ बोल रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है ना, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की कुछ चीजें लोकोक्तियां यदि वहां पे रख दी जाती हैं तो वहां पर उस चीज वो सार्थक होता है। मतलब जो बातें चल रही है और उस पर एक लोकोक्ति रख दी गई तो वो असर डालती है अपना। अलंकारिकता, अलंकारिकता भी आपको बताया दिया कि गहना होता है, ठीक है ना, किसी भी साहित्य का, किसी भी लेखन का गहना कहा जाता है, ठीक है। ओके चलिए, तो आई थिंक इतना काफी होगा और इस चैप्टर में यही जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। ओके वेरी वेरी रचना कौशल के प्रमुख पक्ष कौन कौन से ऊपर देख के आए। बाद में रचना में वाक्यों की बनावट का महत्व 5 पंक्तियों में लिखिए। प्रभावी लेखन के क्या उद्देश्य है, तो सभी कुछ हम लोग देख के आ गए। यहाँ पे देखिए ये विचार दिया है, सारांश दिया हुआ है, ठीक है। ओके चलिए, तो प्रभावी लेखन वह लेखन होता है जो पाठक को रचना को पढ़ने के बाद जीवन को तथा समस्याओं को नवीन दृष्टि देखने की दृष्टि प्रदान करता है। लेखक उसकी बुद्धि और उसके हृदय को भीतर तक प्रभावित कर सके, वही प्रभावी लेखन होता है, ठीक है। साहित्यिक के संदर्भ में विषय वस्तु को ही प्लॉट कहा जाता है, जो एक क्वेश्चन था, राइट, ठीक है। ओके ये जो क्वेश्चन थे उनके आंसर दिए हुए हैं, तो आज यही पे इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा यूनिट हम 7 ले लेंगे, रचना कंपोजिशन की तैयारी, रचना क्या कहलाती है, ठीक है ना। रचना भी कई तरह की होती है, वर्णनात्मक लेखन, आख्यान परक लेखन, तार्किक लेखन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए फिर टेक केयर, बाय।